जीएसटी के सिलेबस में ई वे बिल चैप्टर में पेज नंबर 10.8 में एक छोटी सी अमेंडमेंट मैंने की है अपनी 14th एडिशन की सेकंड प्रिंट बुक में। सर 11th फरवरी 2025 से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव है। आपको एग्जाम्स के लिए ये डेट याद रखनी होगी। सर अमेंडमेंट इन ई वे बिल 11th Feb 2025 इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम्स के लिए, डेट याद रखनी होगी। सीए इंटर के स्टूडेंट्स अगर आपका एग्जाम सितंबर 25 में है, जनवरी 26 में है, प्लस सीए में इंटर के स्टूडेंट्स अगर आपका एग्जाम दिसंबर 25 में है। क्या है सर ये अमेंडमेंट्स? ई वे बिल चैप्टर के अंदर हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि ई वे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है। कंसाइनर जो सामान भेज रहा है बेच रहा है, सप्लायर, कंसाइनी जिसको सामान मिल रहा है, रेसिपिएंट बायर, और या फिर ट्रांसपोर्टर जो सामान लेके जा रहा है। पढ़ते हैं क्लास में। उसके अलावा ये पढ़ते हैं क्लास में कि अगर मान लो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मैं सप्लायर हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, 1 लाख रुपए का सामान तुम्हें बेच रहा हूं और भेज रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है और तुम रजिस्टर्ड हो। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और मैं मान लो 1 लाख रुपए का सामान तुमको भेज रहा हूं, तो ई वे बिल यहां जनरेट होगा और वो तुम करोगे, रेसिपिएंट। सर तो क्या हो रहा था, जैसे बेसिकली क्या हो रहा था क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई 3 लोग हैं जो ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, कंसाइनर या कंसाइनी, और अगर कंसाइनर कंसाइनी दोनों ही बोलता है हम ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे, या फिर दोनों ही मान लो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर कौन करेगा ई वे बिल जनरेट? ट्रांसपोर्टर। ठीक। अच्छा सर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड हो तो तब वो ई वे बिल कैसे जनरेट करेगा? तो क्लास में उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, क्लास में क्या पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टर को एक ट्रांसपोर्टर आईडी इशू करवाना होगा पोर्टल से, ट्रांस इन बोल के। सर ट्रांस इन, ट्रांसपोर्टर आईडी इज अ यूनिक नंबर जनरेटेड बाय ई वे बिल सिस्टम फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। ठीक है। तो सर ट्रांसपोर्टर जब अनरजिस्टर्ड है और ई वे बिल, क्योंकि उसको गुड्स का अल्टीमेटली गुड्स का जो मूवमेंट है वही करेगा ना अपने ट्रक में, तो कभी कभार क्या होता था कंसाइनर या कंसाइनी पार्ट ए सबमिट कर देता था और पार्ट बी बोलता था ट्रांसपोर्टर को तुम सबमिट करो। ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं था जीएसटी में, तो ट्रांसपोर्टर के लिए फिर ये कॉन्सेप्ट है ट्रांस इन ट्रांसपोर्ट आईडी का। व्हाट अबाउट सप्लायर, व्हाट अबाउट रेसिपिएंट? सर वो भी तो अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। मान लो मुझे माल बेचना है, मैं अनरजिस्टर्ड हूं मेरा टर्नओवर 15-16 लाख का है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, और माल मुझे बेचना है और माल मुझे भेजना भी है, और तुम बॉदर ही नहीं कर रहे हो। तुम रेसिपिएंट हो, तुम बायर हो, तुम बोलते हो मैं क्यों ई वे बिल जनरेट करूंगा, मैं क्यों टेंशन लूंगा, मैं क्यों हेडेक लूंगा, तो मेरा बिजनेस तो लूज हो रहा है। सर मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ई वे बिल जनरेट ही नहीं कर पा रहा था, माल बेचू कैसे, भेजू कैसे, तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल दिक्कत आने लग गई। किनके लिए? सप्लायर या रेसिपिएंट के लिए जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं। क्लास में मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूं, देखो यहाँ पर पेज नंबर 10.5 में लिखा हुआ भी था क्लास में, क्या? When the goods are supplied by an unregistered supplier to recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if recipient is known। यानी ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? रेसिपिएंट। यहां पे क्या हुआ, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और नोन है कि हाँ इसी को माल भेज रहे हैं, तो भी फिर ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? रेसिपिएंट। ऐसे तो रेसिपिएंट का काम बढ़ गया, रेसिपिएंट तो फिर मेरे से माल ही नहीं खरीदेगा। तो जब प्रैक्टिकल इशू आने लग गया तो गवर्नमेंट ने बोला चलो पोर्टल पर अब हम इनको भी मौका देते हैं। किनको? सप्लायर या रेसिपिएंट, जो भी अगर अनरजिस्टर्ड है और ई वे बिल जनरेट करना चाहता है तो कर सकता है। जीएसटी में उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, ई वे बिल जनरेट करने के लिए जीएसटी में कभी कभी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। मैं सप्लायर हूं, तुम रेसिपिएंट हो, मुझे माल बेचना भी है और भेजना भी है। अब माल भेजने के लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा, ई वे बिल जनरेट करने के लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ट्रांसपोर्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, रेसिपिएंट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मजबूरी थी मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा था। अब लेने की जरूरत नहीं।
क्या ध्यान रखना अपने एग्जाम्स के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट। ठीक, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये फॉर्म जीएसटी ENR 03 फिल करके यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना होगा पोर्टल से, और फिर इस नंबर के बेसिस पर ई वे बिल जनरेट कर लेगा, जो ई वे बिल पढ़ते हैं आप फॉर्म जीएसटी EWB 0। सर, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन पहले पोर्टल पर क्या लेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद फिर वे पोर्टल पे ई वे बिल जनरेट कर ले। दो सिचुएशन में ये पर्सन ऐसा कर सकता, कौन, अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक, सर वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन क्या चाहता है, ई वे बिल जनरेट करना, तो कर ले। दूसरा कौन, सर दूसरा जिसको हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन दिया था, कौन है सर ये, सर वो इंटर स्टेट डील करता है हैंडीक्राफ्ट आइटम में और बोलता है कि मैं पैन नंबर दे दूंगा और ई वे बिल जनरेट कर लूंगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्जम्पशन दे दो। तो सर आपने ये चीज रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा है मेरे से, ये रहा देखो पेज नंबर 12 पे आओ, 3.12 में आपने पढ़ा है क्या, इंटर स्टेट सेल करोगे गुड्स का तो भी जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कब, जब वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो या फिर तुम स्पेसिफाइड गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉर्मली। 20 लाख रुपए तक का तुम्हारा टर्नओवर है और तुम बोलते हो 20 लाख या 10 लाख, और तुम बोलते हो सर मैं पैन नंबर दे दूंगा और मैं ई वे बिल जनरेट कर दूंगा, तो तुमको यहां पर गवर्नमेंट बोलती है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो तुम ई वे बिल जनरेट कैसे करोगे फिर? तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए तुम किसकी हेल्प मांगोगे, बायर की या फिर ट्रांसपोर्टर की? तो इसको दिक्कत हो रही थी बिजनेस करने में, तुमने इसको बोला रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट। क्यों? क्योंकि तुम हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स में डील कर रहे हो, तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, तुम पैन नंबर दे रहे हो और तुम अपने हर माल को ई वे बिल जनरेट करके दूसरी स्टेट में ले जा रहे हो। और हम लोग ई वे बिल चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, 50,000 वाली वैल्यू यहाँ नहीं देखते हैं, मैंडेटरी है ई वे बिल जनरेट करना। देखो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग 50,000 की वैल्यू देखते हैं ना, लेकिन बोलता है कुछ केसेस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। किस केस में? तो एक इस केस में आपका ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। किस केस में? जब आप है ना हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट पेज नंबर 10.3 पे आप क्लास में क्या पढ़ते हैं, अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स का प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के पास तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, और यहां पर भी ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। लेकिन तुम यहां जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट हो, मतलब तुम्हारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो तुम यहां पर ई वे बिल जनरेट कर सकते हो अब नए नियम के हिसाब से जो 11 फरवरी को आया है। अमेंडमेंट क्लियर होनी चाहिए सर, अमेंडमेंट क्लियर होनी चाहिए। क्या सर? ये दो लोग जो अनरजिस्टर्ड हैं वो अब ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, बट पहले उनको इस फॉर्म फिल करके यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना होगा, उसके बाद वो ई वे बिल जनरेट करे। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। कब? 11 फरवरी 2025, और उसके बाद से इसको सप्लायर को रेसिपिएंट के पास या ट्रांसपोर्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मान लो सप्लायर है, ये तो सप्लायर है, ये सप्लायर है, तो इन लोगों को अब ट्रांसपोर्टर के पास या रेसिपिएंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन जनरेट ई वे बिल विथ द हेल्प ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। अमेंडमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम 11 Feb 2025। 2-3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डन। वीडियो रोक के इसको लिख लो, और नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट करवा लेना, बुक ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास टेलीग्राम पे। डन। मैंने रेफरेंस दे दिया काफी सारा, एक तो इस पेज का रेफरेंस दे दिया 3.12 में। यहाँ पे सर इस पर्सन को आपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन दे दिया था, क्या बोल के कि तुम ई वे बिल जनरेट करो, और जनरेट करने के लिए जब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे करेगा? सर अब यूनिक एनरोलमेंट नंबर इशू करवा के ई वे बिल जनरेट कर लेगा, अनरजिस्टर्ड होते हुए भी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। डन डन डन। सर ई वे बिल में एक छोटी सी अमेंडमेंट थी ये वाली,
इन एग्जाम्स के लिए। प्लीज एग्जाम से अपीयर करने से पहले ये अमेंडमेंट आप देख भी लेना, दोस्तों को शेयर भी करना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।